नमस्कार। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। जरा सोचिए, कैसे एक 12 साल के लड़के ने, जिसे अपने ही घर से निकाल दिया गया था, एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसने भारत पर 300 से ज्यादा सालों तक राज किया। है ना कमाल की बात। एक प्रोफेसर के रूप में ये कहानी मुझे हमेशा से ही रणनीतिक नजरिए से बहुत फैसिनेटिंग लगती है। आज के इस विश्लेषण में हम मुगलों के उदय, उनके स्वर्ण युग और उनके उस अंतिम पतन को डिकोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का हमारा सिलेबस कुछ ऐसा रहेगा। हम साम्राज्य की नींव से शुरू करेंगे, फिर अकबर के विस्तार, मुगलों की बेहिसाब दौलत और कला को देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे अति विस्तार ने पतन की शुरुआत की और अंत में मुगलों का पूरा पतन। काफी कुछ कवर करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला अध्याय है साम्राज्य की नींव, निर्वासन से सम्राट तक। हमारी ये कहानी शुरू होती है जहीरुद्दीन मोहम्मद से, जिन्हें हम और आप बाबर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1483 में फरगना में हुआ था। जब इन्हें वहां से निर्वासित किया गया तो इन्होंने काबुल पर कब्जा किया। लेकिन सच कहूं तो बाबर की नजरें शुरू से ही भारतीय उपमहाद्वीप की उस अपार धन दौलत पर टिकी थी। अब इस पूरी कहानी के स्केल को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई छोटी टाइमलाइन नहीं है। हम 1526 में बाबर के भारत आने से लेकर 1627 में शाहजहां के वक्त उनके चरम, 1707 में औरंगजेब की मौत और फिर 1857 के अंतिम पतन तक की बात कर रहे हैं। पूरे 300 साल का ये एक विशाल ऐतिहासिक चाप है जिसका आज हम विश्लेषण करेंगे। अब जरा इस नंबर 12 पर गौर कीजिए। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। बाबर सिर्फ 12 साल का था। जी हां, महज 12 साल का, जब उसने फरगना की गद्दी संभाली थी। और इतनी सी उम्र में ही उसे अपने ही रिश्तेदारों की साजिशों का सामना करना पड़ा और गद्दी से बेदखल होना पड़ा। सोचिए, इस घटना ने उसे कितनी कम उम्र में ही सर्वाइवल के कड़वे सबक सिखा दिए होंगे। इसी संघर्ष ने उसे एक बेहद कठोर और महत्वाकांक्षी रणनीतिकार बना दिया। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है, 1526 में जब बाबर भारत आया तो उसकी सेना में सिर्फ 12,000 सैनिक थे। और उसके सामने कौन था? इब्राहिम लोदी की 1,00,000 सैनिकों की विशाल सेना। लोदी की सेना में हाथियों और घोड़ों का एक भारी हुजूम था। मतलब एक तरफ सिर्फ 12,000 और दूसरी तरफ 1,00,000। कागज पर देखें तो ये लड़ाई जीतना बिल्कुल असंभव सा लगता है। और ठीक यहीं पर काम आती है बाबर की शानदार मिलिट्री स्ट्रेटजी। पानीपत की इस पहली लड़ाई को हम आज भी एक क्लासिक केस स्टडी मान सकते हैं। बाबर ने सीधे हमला करने की गलती नहीं की। उसने पहले खाइयां खुदवाईं, फिर बैलगाड़ियों को चमड़े के बेल्ट से बांधकर एक दीवार से बना दी और उनके बीच में अपने तीरंदाजों और तोपखाने के लिए एकदम सटीक जगह छोड़ी। जब लोदी के हाथियों ने तोपों की तेज आवाज सुनी तो वो बुरी तरह घबरा गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। यह बाबर का एक मास्टर स्ट्रोक था। इसके अलावा बाबर के पास जो हथियार थे उन्होंने पासा ही पलट दिया। उसके तीरंदाज कोई आम सैनिक नहीं थे। उनके तीर 600 मीटर दूर तक मार कर सकते थे, हर 5 सेकंड में दागे जा सकते थे और सोचिए 4,000 पाउंड का बल पैदा करते थे। इस अकल्पनीय जीत के बाद बाबर ने सारा लूटा हुआ खजाना अपनी जनता में बांट दिया, जिससे उसे कलंदर पुकारा जाने लगा। और इस तरह भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। लेकिन ये नया साम्राज्य अभी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर आया। हुमायूं वैसे तो शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके अपने ही भाई हमेशा उसके खिलाफ साजिशें रचते रहे। नतीजा ये हुआ कि शेरशाह सूरी ने उसे 1539 और 1540 में बुरी तरह हरा दिया। हुमायूं को भेष बदलकर भारत से भागना पड़ा। 15 साल के लंबे निर्वासन के बाद उसने 1555 में दिल्ली वापस तो ले ली, लेकिन किस्मत देखिए, अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। ये साफ दिखाता है कि साम्राज्य के शुरुआती दिन कितने डावांडोल थे। खैर, अब हम अपने दूसरे अध्याय पर आते हैं, अकबर के अधीन विस्तार, एकीकरण और इंजीनियरिंग। जब हुमायूं की मौत हुई तब अकबर सिर्फ 13 साल का था। उसने बैरम खान के संरक्षण में पानीपत की दूसरी लड़ाई जीती और सत्ता संभाली। यही वो दौर था जब मुगल साम्राज्य का असली विस्तार हुआ, जिसमें कूटनीति और सैन्य ताकत दोनों का ही जबरदस्त इस्तेमाल किया गया। अकबर के सैन्य इंजीनियरिंग को समझना हो तो 1568 की चित्तौड़ की घेराबंदी को देखना चाहिए। राजपूतों के उस मजबूत किले को भेदने के लिए अकबर ने पहाड़ियों के अंदर रणनीतिक सुरंगें खुदवा दी। दूर से हमला करने के लिए उसकी सेना ने खास मैचलॉक बंदूकों का इस्तेमाल किया और बेहतरीन दमिश्क स्टील के हथियारों से लड़ाई लड़ी। यहां तक कि उसने अपने युद्ध वाले हाथियों के लिए जीरा बख्तर नाम का एक भारी लोहे का कवच भी तैयार करवाया।
इस भारी भरकम इंजीनियरिंग ने राजस्थान पर उसका दबदबा कायम कर दिया। लेकिन अकबर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था, वास्तुकला में भी उसकी गहरी दिलचस्पी थी। उसने फतेहपुर सीकरी नाम का एक पूरा का पूरा नया शहर बसा दिया, जिसे बनाने में 16 साल लगे। उस जमाने के हिसाब से वहां पानी को किले तक पहुंचाने के लिए बेहद उन्नत मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन विडंबना देखिए, इतनी शानदार मशीनरी और मेहनत से बना ये शहर पानी की कमी के कारण बहुत ही जल्द वीरान हो गया। अब जरा यहां रुक कर सोचिए, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर के दौर में एक बहुत ही शांत लेकिन ऐतिहासिक घटना घटी, एक ऐसी घटना जिसने भविष्य में इस पूरे मुगल साम्राज्य को ही खत्म करने के बीज बो दिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय पर्दे के पीछे कौन सा बड़ा भू राजनीतिक बदलाव हो रहा था? वो घटना थी व्यापार की अनुमति मांगने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना। जहांगीर, जो वैसे तो अपने सख्त न्याय और अपनी 20 शादियों के लिए मशहूर था, उसने अनजाने में ही अंग्रेजों को यहां व्यापार करने की इजाजत दे दी। बस यही वो एक कदम था जिसने ब्रिटिश शक्तियों को यहां अपने पैर जमाने का मौका दे दिया। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये व्यापारी एक दिन पूरे भारत के शासक बन जाएंगे। चलिए, अब हम अपने तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, धन, कला और वास्तुकला, स्वर्ण युग। अब गद्दी पर शाहजहां आ चुका था और यहां आकर हमारा फोकस युद्ध और विस्तार से हटकर अकल्पनीय आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि पर चला जाता है। जरा इस आंकड़े को ध्यान से देखिए, 1/4। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शाहजहां के शासनकाल में पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का 25% हिस्सा, जी हां 25% हिस्सा अकेले भारत में पैदा हो रहा था। जरा कल्पना कीजिए उस दौलत की। दिल्ली आर्थिक रूप से दुनिया के सबसे ताकतवर केंद्रों में से एक बन चुकी थी। और हम सब जानते हैं कि जब इतनी अथाह दौलत होती है तो उसका असर वास्तुकला पर साफ दिखाई देता है। शाहजहां ने दुनिया को ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद जैसी शानदार इमारतें दी। उसने अपने लिए बेशकीमती रत्नों से जड़ा हुआ मयूर सिंहासन, जिसे पीकॉक थ्रोन कहते हैं, वो भी बनवाया, जिसे खैर बाद में नादिर शाह लूट कर ले गया था। ये मुगल काल की कला का एकदम चरम बिंदु था। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच ये भी है कि जहां इतनी ज्यादा दौलत और ताकत होती है, वहां हिंसक उत्तराधिकार के संघर्ष भी होते हैं। तो हमारा चौथा अध्याय है अति विस्तार और महान पतन, उत्तराधिकार और अलगाव। शाहजहां के बूढ़े होते ही गद्दी हथियाने का जो खूनी खेल शुरू हुआ, उसने इस विशाल साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर दिया। तो इस दौर का सबसे अहम मोड़ यह है कि शाहजहां चाहता था कि उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह अगला राजा बने, जिसे काफी न्यायप्रिय और धर्मनिरपेक्ष माना जाता था। लेकिन उसके तीसरे बेटे औरंगजेब को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। 1658 में औरंगजेब ने खुली बगावत कर दी। ये सत्ता की भूख इतनी ज्यादा हिंसक थी कि उसने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया, अपने भाई की हत्या करवा दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। गद्दी मिलते ही औरंगजेब ने प्रशासन का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया। अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को न्यूट्रल होकर देखें तो जहां अकबर ने जजिया कर हटाकर और राजपूतों को साथ लेकर साम्राज्य को जोड़ा था, वहीं औरंगजेब की नीतियां इसके एकदम उलट थीं। उसने जबरन धर्मांतरण और मंदिरों को तोड़ने जैसी सख्त नीतियां लागू की। इन नीतियों ने उस एकीकरण को पूरी तरह पलट दिया जो उसके पूर्वजों ने स्थापित किया था। अब इन सख्त फैसलों का भू राजनीतिक असर क्या हुआ? पूरे भारत में मराठाओं और राजपूतों की तरफ से बड़े पैमाने पर लगातार विद्रोह भड़कने लगे। औरंगजेब का लगभग पूरा शासनकाल बस जंग के मैदानों में ही बीता। इन लगातार चलने वाले युद्धों ने मुगलों की ताकत और खजाना दोनों को पूरी तरह से निचोड़ लिया। और फिर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब तक ये साम्राज्य अंदर से टूट चुका था। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी अध्याय पर, अंतिम पतन, एक खोखला साम्राज्य। औरंगजेब के जाते ही वो मजबूत ढांचा, जिसे बनने में 300 साल लगे थे, वो ताश के पत्तों की तरह बहुत तेजी से बिखरने लगा। औरंगजेब के बाद तो जैसे कमजोर शासकों की एक झड़ी सी लग गई। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, ये सब बस नाम के शासक थे जो बहुत तेजी से गद्दी पर आते जाते रहे। इनमें से किसी में भी इतने बड़े साम्राज्य को संभालने की काबिलियत नहीं थी। और ठीक इसी समय पर्दे के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही थी। अंततः 1857 में इस 300 साल पुराने वंश का पूरी तरह से खात्मा हो गया। मुगलों के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय थे।
1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने आधिकारिक तौर पर इस साम्राज्य को खत्म कर दिया और जफर को म्यांमार निर्वासित कर दिया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई। जरा सोचिए, जो साम्राज्य एक निर्वासित 12 साल के लड़के से शुरू हुआ था, उसका अंत भी एक निर्वासित शासक के साथ ही हुआ। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। कोई भी साम्राज्य जो 300 सालों में इतनी मेहनत से बनाया गया हो, वो आखिर भीतर से कैसे ढह जाता है? क्या यह सत्ता का लालच था, अति विस्तार था, या समय के साथ अब खुद को बदल ना पाना? इतिहास सिर्फ पुरानी तारीखें नहीं है क्लास, ये इंसान की फितरत और उसकी नीतियों का सबसे बड़ा आईना है। उम्मीद है आज का यह सफर आपको दिलचस्प लगा होगा। पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए।